हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सभी करंट अफेयर्स का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 22 जुलाई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी WFN हर साल एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाता है। कई जन जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक और एवं सोशल मीडिया गतिविधियां मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, जो 22 जुलाई 2021 से शुरू और अक्टूबर 2022 तक जारी है। इस वर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस का थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व मस्तिष्क दिवस इसी स्थिति के शीघ्र निदान का समर्थन करता है, जो रोगी के जीवन के गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 23 जुलाई। 23 जुलाई यानी कल के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को रेडियो के सम्मान में मनाया जाता है, जो भारत में लोगों के जीवन में समाचारों के साथ साथ मनोरंजन के एक सरल माध्यम के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज ही के दिन 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी IBC के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। तब स्टेशन का स्वामित्व भारतीय प्रसारण कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रशासन सेवा यानी ISBS कर दिया। शुरुआत में यह प्रायोगिक तौर पर था, बाद में 1932 में अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में आ गया। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। वर्तमान में यह AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक जाना जाता है। तो इतना बात हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जान लिए, पुरानी बीते इतिहास के बारे में भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 23 जुलाई। 23 जुलाई यानी कल के दिन स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म दिवस मनाया गया है। इस जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ट्रिब्यूट किया है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा में हुआ था तथा इनका मृत्यु 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में हुआ था। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन इन्हें पॉपुलरली नेम से चंद्रशेखर आजाद से जाना जाता था। इनका पेरेंट का नाम था जगरानी देवी तथा सीताराम तिवारी तथा इनके सिबलिंग का नाम था सुखदेव। यह इमेज में चंद्रशेखर आजाद हम हमेशा अपने मूंछ को टाइट करते रहते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा। फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर
की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित होगी। विज्ञापन निर्माता से निर्देशक बने मेहरा रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार द स्ट्रेंजर इन द मिरर में वहीदा रहमान, ए आर रहमान, वाजपेयी, अभिषेक बच्चन, अख्तर कपूर, आहूजा टंडन, रोनी स्क्रूवाला, अतुल कुलकर्णी, आर माधवन, दिव्यता दत्ता और प्रहलाद कक्कड़ सहित सिनेमा और विज्ञापन जगत की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में लिखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है रूबीना फ्रांसिस। यह इमेज में रूबीना फ्रांसिस, मध्य प्रदेश की निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आयसेगुल पहलवान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस जीत ने उन्हें टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए भी कोटा दिलाया है। तो चलिए और बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश तथा पेरू के बारे में बात हुई, तो मध्य प्रदेश तथा पेरू के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आनंदीबेन पटेल यहाँ का गवर्नर है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं तथा यहाँ पर 230 कुल विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का कई नेशनल पार्क जो कि फेमस है, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और जितना भी दिया हुआ है नेशनल पार्क का नाम यहाँ का ही प्रमुख नेशनल पार्क है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जान लेते हैं पेरू के बारे में। पेरू जो साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक देश है। यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड देश पेरू। यहाँ का राजधानी है लीमा तथा यहाँ का करेंसी है सोल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद एयाल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांवों में ग्राम स्वराज लाने के लिए अपने मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर दूरी सुब्बाराव द्वारा बैंक विद ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है डॉक्टर सीके गरयाली, लेकिन इनका विमोचन भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर दूरी सुब्बाराव द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा इसका विमोचन करने वाले हैं दूरी सुब्बाराव। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दूरी सुब्बाराव ने डॉक्टर सीके गरयाली द्वारा लिखित एक पुस्तक बैंक विथ ए सोल इक्विटास का विमोचन किया है। डॉक्टर गरयाली ईडीआईटी यानी इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और ईडीआईटी की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए यू ग्रो कैपिटल और किस बैंक के साथ गठजोड़ हुआ है, यानी किसके साथ साझेदारी हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। यूग्रो कैपिटल एक गैर बैंक फाइनेंसर और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए भागीदारी की है। सह उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यूग्रो मिलकर एमएसएमई को 1000 करोड़ रुपए की ऋण वितरित करेंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि बांटने का लक्ष्य है। ऋण राशि रुपए 50 लाख से लेकर रुपए 2.5 करोड़ तक की ब्याज दरें हैं। 8% से शुरू होकर 120 महीने की अंतिम अवधि के साथ दी जा सकती है। यह कार्यक्रम दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में 9 स्थानों के आसपास यूग्रो के 200 से अधिक चैनल
टच पॉइंट और एमएसएमई के लिए सुबह है, एमएसएमई के लिए यह सुलभ है। अब चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल के बाद यह इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कुल संपत्ति अभी 1785 अरब रुपए है। 3000 शाखा जो की है इसका, तथा 1000 प्लस एटीएम है इसका। इसके संस्थापक सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय है, तथा इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ोदरा में हुई थी। मुख्यालय इसका बड़ोदरा में अलकापुरी में है, तथा इसका मालिक भारत सरकार है। इसके कई सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे कि विजया बैंक, बॉब कार्ड्स तथा और कई इसके सब्सिडरीज हैं। अब बात हुई है एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक शाखा भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के मंत्री यानी एमएसएमई मंत्रालय अभी वर्तमान में नारायण राणे जी हैं। एमएसएमई का हेडक्वार्टर है एमएसएमई उद्योग भवन, न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF पुरस्कार फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संदेश झिंगन। यह है इमेज में संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि 20 साल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। जान लेते हैं झिंगन के बारे में। झिंगन ने 2015 में गुवाहाटी में अपने सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और तब से ब्लू टाइगर्स के लिए 40 प्रदर्शन किए, जिसमें 4 गोल किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वादक श्री RK भास्करन का निधन हो गया है। यह किस यंत्र के वादक थे? तो यह वायलिन के वादक थे। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमामानी सिक्किल श्री R भास्करन का निधन हो गया है। उन्होंने 11 साल की उम्र में तिरुवरूर श्री सुब्बा अय्यर से वायलिन सीखना शुरू किया और बाद में मयूरम श्री गोविंदराजन पिलाई से प्रशिक्षण लिया। वह आकाशवाणी के A ग्रेड कलाकार थे और उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक सेवा की थी। भास्करन ने 2 दशकों से अधिक समय तक तिरुवयारू त्याग ब्रह्मा महोत्सव की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है। यह अपने करीब 5 दशकों के संगीत करियर के दौरान भास्करन को कई लॉरेल पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI लेड टैग के लिए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि द्वारा ई डेयरी। द्वारा होल्डिंग्स की एक पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा द्वार ई डेयरी सॉल्यूशन ने थूथन पहचान के आधार पर मवेशियों की पहचान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के नेतृत्व वाला डिजिटल टैग सुरभि ई टैग लॉन्च किया है। इसका उपयोग इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में पेश किए जाने वाले पशु बीमा उत्पादों के लिए किया जाएगा। इस पहल के तहत मवेशियों को थूथन छपियों को सुरभि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्र किया जाता है और एक अद्वितीय डिजिटल पहचान के रूप में उच्च रिजोल्यूशन छवियों को संग्रहित किया जाता है। द्वार ई डेयरी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल फोन के साथ थूथन छवियों को कैप्चर करता है, एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर में संग्रहित मवेशियों के अद्वितीय डिजिटल पहचान की तुलना करता है और 60 सेकंड से कम में परिणाम प्राप्त कर देता है। पॉलीयूरेथेन ईयर टैग्स यानी PU ईयर टैग्स जैसे पारंपरिक तरीकों से आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है और ये दोहराव और धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गिरा साराभाई। यह इमेज में गिरा साराभाई, इनका हाल ही में देहांत हो गया है।
NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया। राष्ट्र में डिजाइन शिक्षा के अग्रदूत ने कई अन्य संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान किया है। साराभाई उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बेटी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी। उन्होंने केकिलो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स यानी CMT की भी स्थापना की। उन्होंने प्रसिद्ध वास्तुकार और डिजाइनर फ्रैंक लॉयड राइट के साथ एरिजोना के प्रसिद्ध तालिसिन वेस्ट स्टूडियो में प्रशिक्षित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कार्बन मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्बन मार्केट का लॉन्च किया है। यह लेटेस्ट न्यूज जिसमें बताया गया है कि चाइना सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इमिटर इन द वर्ल्ड बन गया है, मतलब कार्बन मार्केट बन गया है, तथा इसमें और कई रिपोर्ट दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाइना का कार्बन मार्केट कैसे चलता है, उसके कब अनाउंस किया गया था, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब जान लेते हैं चाइना के बारे में। ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक देश चाइना है, जिसकी राजधानी बीजिंग है तथा यहाँ की करेंसी रेनमिन भी है। शी जिनपिंग जी यहाँ का राष्ट्रपति है तथा यह है वर्ल्ड मैप में हरा कलर से डिनोटेड चाइना देश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी 2021 की हुई है। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? मतलब हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 होने वाली है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इटली। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 G20 लीडर समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है, जिसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। 2021 G20 इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित होगा। लोग, ग्रह, समृद्धि, इन 3 स्तंभों के भीतर G20 उद्देश्य कोविड-19 महामारी के लिए एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना है, जो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी झटकों के लिए लचीलापन का निर्माण करते हुए निदान, चिकित्सा विज्ञान और टीकों के लिए समान विश्वव्यापी पहुंच प्रदान करने में सक्षम है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जानने से पहले इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली यूरोप में बसा एक देश है, जिसकी राजधानी रोम है तथा यहाँ का करेंसी यूरो है। यह एक छोटा सा देश इटली जो कि यूरोप में है। यह यूरोप का लोगो, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक कह सकते हैं। अब चलते हैं अगले और आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है जल्द ही कौन निकट भविष्य में यानी नियर फ्यूचर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC लॉन्च करने पर विचार कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि RBI। नियर फ्यूचर में यानी जल्द ही कुछ समय के फ्यूचर के बाद डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की विचार कर रही है। यह RBI डिप्टी गवर्नर T रविशंकर के द्वारा न्यूज दिया गया है। इसमें T रविशंकर के द्वारा बताया गया है कि जल्द ही नियर फ्यूचर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाएगा। यह डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगा, कैसे इकोनॉमी पर प्रभाव डालेगा, या दूसरे देशों में कहां पर अभी लॉन्च है, जो कि मतलब डिजिटल करेंसी किस किस देश में लॉन्च पहले से ही है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। CBDC क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, डिजिटल रूप में एक कानूनी निविदा और केंद्रीय बैंक की देनदारी है। यह एक संप्रभुत्व मुद्रा में अंकित है, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर दिखाई देता है। मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में है और इसे समान मूल्य वर्ग की नकदी और पारंपरिक केंद्रीय बैंक जमाओं के बराबर परिवर्तित या विनिमय किया जा सकता है। मतलब यह लेन देन में, कैश लेन देन में बहुत ही हेल्प करेगी, मतलब कैश से बचाव आएगा, तथा विदेश लेन देन में यानी दूसरे देश से लेन देन में यानी आयात में जो कैश का आदान प्रदान होता है उसमें भी यह हेल्प करेगा। अब बात हुई RBI के बारे में, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की स्थापना
1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज में हुई थी तथा इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, कौन सा देश अब आईसीसी में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इसके नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं? तो इसका सही आंसर है मंगोलिया, तजाकिस्तान यानी स्विट्जरलैंड। या तीनों देश आईसीसी में नए शामिल हो, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन आज का है, हाल ही में आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारकों की पहचान की गई है? आपके लिए ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा केरल। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक महीने से यानी प्रत्येक दिन से बनने वाले पिछले जितने भी इस महीने का करंट अफेयर से में जितने भी डेज बने हैं उन डेज को कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि लिखने से आपको आदत बने और आदत बनने से आपको पूरा ध्यान में रहे कि कौन सा डेज किस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि हमारी इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जरूर आपको प्राप्त हो जाए, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी दिन का वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। आप वहां से सभी के सभी पीडीएफ एक साथ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक्स एवरीवन।